आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित इंटरनेट तत्वों का उनके संबंधित मुख्य से मिलान कीजिए। फर्स्ट है IMAP, वेब सर्वर, केबल मॉडेम एंड खोज इंजन। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। IMAP इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका उपयोग करके या इसकी मदद से हम कई सारे डिवाइसेस पे ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी हमारा ईमेल लॉगिन होगा वहां पे हम ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक सबसे खास फीचर होता है रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। यदि ईमेल आपको प्राप्त होगी तो वो सारी डिवाइसेस पे एक साथ प्राप्त होगी, और किसी एक डिवाइस से आप ईमेल डिलीट करेंगे तो वो सर्वर से और बाकी अन्य सभी जगहों से वो ईमेल डिलीट हो जाएगी। केबल मॉडेम। केबल मॉडेम में हमें यह ध्यान देना है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है मॉडेम। मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉडेम एक्चुअल में वर्क करता है सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का और डीमॉड्यूलेट करने का। इट मीन्स यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम का एक्चुअल काम होता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करना, ताकि आप कंप्यूटर पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाएं। यही वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को चला पाते हैं। आपके कंप्यूटर में जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं, और जो तारों में सिग्नल ट्रैवल करता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। अब यहाँ पे दो तरीके के मॉडेम दिखाए गए हैं, केबल मॉडेम और DSL मॉडेम। केबल मॉडेम को एक्सियल केबल का यूज करके आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। कोएक्सियल केबल जो DTH में डिश टीवी जो आपके घरों में लगे होंगे उसमें जो तार लगा होता है डिश टीवी से आपके सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए, वो तार कोएक्सियल केबल होता है। DSL मॉडेम आपका इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है टेलीफोन तार के माध्यम से। कुछ बहुत फेमस वेब ब्राउज़र होते हैं जिनका उपयोग करके हम अपने इंटरनेट की सारी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट पे जो भी हम सर्च करते हैं इन्हीं वेब ब्राउज़र का यूज करके करते हैं। गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले आता था, अब नहीं है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड करके। और कुछ सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन बहुत सारे। अभी हमारा जो सबसे फेमस सर्च इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग और गूगल का है। google.co.in पर जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर कई तरीके के हैं, कई सर्वर होते हैं, जैसे एक अपाची सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट IIS है, और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं। तो सर्वर पे जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर उससे रिलेटेड रिजल्ट फाइंड करेगा, और रिजल्ट फाइंड करके आपको वो रिस्पांस के रूप में आपके कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर में हम जानते हैं कि ये हमारा जो कंप्यूटर है केवल 2 बिट पे काम करता है, 0 और 1 की बिट पे। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें कितने वर्णों को एनकोड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 26 अक्षर, 10 प्रतीक और 10 अंकों को, यानी टोटल 46 वर्णों को एनकोड करना है, जिसके लिए हमें 6 बिट की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम चूंकि कंप्यूटर हमारा 2 बिट पे काम करता है, 0 और 1 2 बिट, तो 2 की पावर हमें ये देखनी होगी कि कितना लें, जो कि 46 से अधिक हो या 46 के बराबर हो। तो 2 की पावर 6 जब हम लेते हैं तो 64 होता है, इसीलिए हम 6 बिट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। शिफ्ट और टैब का प्रयोग हम समतुल्य स्थान पर बाईं ओर जाने के लिए करते हैं, जबकि टैब का समतुल्य रिक्त स्थान दाहिनी ओर जाने के लिए करते हैं। एंटर का प्रयोग हम लाइन चेंज करने के लिए करते हैं, और कैप्स लॉक का प्रयोग हम कैपिटल लेटर में लिखने के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी
और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर है HDFS। नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, चलिए मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, HDFS जो होता है वह हार्डवेयर विफलता की स्थिति में भी, यानी हार्डवेयर फेल्योर की स्थिति में भी डेटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज क्या होता है? जैसे आपके कंप्यूटर में SSD या हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, या फिर आप एक्सटर्नल माध्यम से पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर कोई CD-ROM लगाते हैं, वो आपका डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज होता है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज क्या होता है? जैसे अगर कोई आप एक्सटर्नल SSD या फिर आप अपनी कंप्यूटर की जो भी ड्राइव है उसको आपने या कोई फोल्डर बना दिया, आपने उसको एक लैन में शेयर कर दिया। जैसे एक लैन नेटवर्क से 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और आपने उसे शेयर कर दिया, वो 10 के 10 कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बोला जाता है। स्थानीय फाइल सिस्टम। स्थानीय फाइल सिस्टम इट मीन्स आपके जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल व्यवस्थित आप करते हैं उसे ही स्थानीय फाइल सिस्टम कहते हैं। जैसे आप ड्राइव बनाए रहते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, किसी ड्राइव में आप मूवीज रखते हैं, किसी फोल्डर में आप फोटो रखते हैं, किसी फोल्डर में आप कुछ रखते हैं, तो ये जो संग्रहित करने का, फाइलों को व्यवस्थित करने का या प्रतिबंधित करने का तरीका होता है, इसे हम स्थानीय फाइल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों का यूज करता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति की होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा की गई थी, और ये सबसे पहले एडवेक कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या होता था कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो और प्रोग्राम आपका उसी कंप्यूटर में स्टोर होता था, इसीलिए इसे बोला गया स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो सही आंसर है डेटा पथ, क्योंकि डेटा पथ के अंदर ही रजिस्टर, ALU और कंट्रोलर ये सारे लगे होते हैं, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा डेटा पथ। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है? इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ द एबव जस्ट बिकॉज ऑफ। देखते हैं इसको। RSA असीमित एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, इट मीन्स एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्रमशः सार्वजनिक और निजी की का उपयोग किया जाता है। इट मीन्स हमें एन्क्रिप्शन के लिए पब्लिक की का और डिक्रिप्शन के लिए आपका प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संबंध में पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर का जब स्टार्ट होता है तो वो चेक करता है कि आपका जो भी इसमें लगा हुआ है, CPU लगे हुए हैं, रैम लगा हुआ है। CPU इन दैट मीन्स हम सिंपल समझ लेते हैं कि वो जो हमारा कैबिनेट होता है उसे CPU बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसे ही हम CPU बोलते हैं। तो वो चेक करता है कि CPU सही है कि नहीं सही है, रैम सही है कि नहीं सही है, जो स्टोर डिवाइसेज हैं वो सही हैं कि नहीं सही है, मदरबोर्ड हमारा सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। डी मॉर्गन द्वारा द्वितीय प्रमेय कहता है कि नैंड गेट एक बबल और गेट के तुल्य होता है। बबल और गेट के तुल्य होता है। चलिए इसको देखते हैं कि डी मॉर्गन का सेकंड रूल क्या कहता है। डी मॉर्गन का सेकंड लॉ कहता है A + B होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स क्रॉस B इनवर्स
क्रॉस इन दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब आगे इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, एक चार्ट बना के इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसमें अब देखिए चार्ट बना रहे हैं और थोड़ा इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। चलिए, पहला इनपुट हमने लिया A और दूसरा इनपुट लिया B। अब हमारा जो रिजल्ट होगा A प्लस B, यानी ये हो गया हमारा एंड गेट। अब A प्लस B होल का इनवर्स हो जाएगा हमारा नैंड गेट। फिर उसके बाद हम लेंगे A नॉट, यानी A जो हमारा इनपुट लिया था उसका इनवर्स है यहाँ पे, और B जो हमने लिया था इनपुट उसका इनवर्स। अब इन दोनों का करेंगे A इनवर्स क्रॉस B इनवर्स। अब हम इनपुट लेते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, पेशेंस बनाए रखिए, बहुत इजी होगा। और इसका ये प्रोसेस देखिए, आसानी से आप कभी भी कोई भी लॉ होगा उसको आप चेक कर पाएंगे किस तरीके से करना है आपको। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इनपुट लिया है, इसलिए 2 की पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसलिए 4 इनपुट हमारे पास आएंगे, 2 0 2 1। फिर अल्टरनेट हम लिखेंगे B में इनपुट 0 1 0 1। ठीक है, अब रिजल्टेंट 0 प्लस 0 हमारा हो जाएगा 0, यानी हम सिग्नल देखें, अगर हमारा सिग्नल एक इनपुट का सिग्नल 0 है और सेकेंड इनपुट का सिग्नल 0 है तो हमें A प्लस B भी 0 मिलेगा, रिजल्टेंट 0 मिलेगा। फिर उसके बाद 0 प्लस 1 लेते हैं तो भी हमें 0 मिलेगा। अब सेकेंड इनपुट देख रहे हैं हम 0 1, तो हमारा कोई भी इनपुट यदि 1 हो जाएगा तो हम 1 ले लेंगे। थर्ड इनपुट हमारा 1 और 0 है, इसमें सिग्नल एक हमारा सिग्नल ऑन है तो हमारा 1 हो जाएगा। लास्ट वाले में हम देख रहे हैं तो दोनों 1। और A प्लस B होल का इनवर्स, ठीक इसका इनवर्स हो जाएगा। A प्लस B 0 है तो A प्लस B इनवर्स 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे होगा। A नॉट हम ले रहे हैं, A का इनवर्स जहाँ 0 0 था वहाँ 1 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 1 था वहाँ 0 0। B इनवर्स हो जाएगा 1 0 1 0। अब रिजल्टेंट लेते हैं, इसमें दोनों का 1 होना जरूरी है, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये बबल डार्क है चूँकि हम इनवर्स इनपुट ले रहे हैं। अब हमारा हो जाएगा सिग्नल यदि ऑन है और सेकंड सिग्नल भी ऑन है तो हमें रिजल्टेंट सिग्नल ऑन मिलेगा, और फिर उसके बाद 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 एंड 0 0 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं A प्लस B होल इनवर्स आपका हो जाएगा A इनवर्स डॉट B इनवर्स, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे प्रूव हुआ कि हमारा जो नैंड गेट होता है वो बबल्ड आर गेट के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। वह प्रोटोकॉल जो यह सुनिश्चित करता है कि ईमेल ट्रांसमिशन के दौरान एनक्रिप्टेड रहे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी उसे बोलते हैं। इसे पहले हम SSL के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? तो सीधा सा इसका होगा थ्रेड एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है तथा प्रक्रिया के भीतर समान मेमोरी स्पेस और संसाधनों को साझा करती है। देखिए यहाँ पे फिगर में आप समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसी के साथ एक थ्रेड भी उस प्रोग्राम के साथ साथ रन हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है MS एक्सेल में सूत्र इक्वल टू राउंड 5.678 टू क्या देता है। सिंपल सा बात है, यहाँ हमें समझना है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है राउंड, इट मीन्स ये राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है, और फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो हमारा नंबर है 5.678, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें 5.678 को दशमलव के 2 स्थानों तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। चूंकि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो हमारा 8 है ये 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 5.69 हो जाएगा। वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, साथ साथ में आपको वीडियो लगा हुआ है, आप उसको देख लें। धन्यवाद।
MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मेल मर्ज। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लास्ट और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। संख्या आपको दी गई है, बाइनरी नंबर दिए गए हैं और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको केवल जो बिट 0 है उसे 1 कर देना है और जो बिट 1 है उसे 0 कर देना है। तो इसका सही ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा 11010010। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है कि किसी भी बाइनरी संख्या का इकाई पूरक उसके सभी बिट्स को उलट देने, यानी 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करने पे प्राप्त हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।